गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी जो कल पढ़े थे हिंदी ग्रामर, वह उसका पहला पाठ पढ़ेंगे। जो कल पढ़ा है उससे आगे पढ़ेंगे। निकाल लीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण। ठीक है, निकाल ली सभी बच्चों ने। तो आपका पहला पाठ है, पहले पाठ का क्या नाम है आपके? भाषा। भाषा, लिपि, और व्याकरण। क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण, ये आपके पाठ का नाम है। ठीक है, तो अपने ने भाषा के बारे में पढ़ा है। भाषा के बारे में पढ़ा है, आपको बता दिए थे कि भाषा किसे कहते हैं। अपनी बात को और दूसरों की बात को समझने के भी दो तरीके होते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, अनेक भाषाएं कौन कौन सी, ये बात आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने आगे पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आपको राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा तक आपको बता चुके थे। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आपका पेज नंबर है 6। निकाल लिए सभी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, संसार में अनेक देश हैं और सब में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रशियन आदि। ये अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। समझ गए? फिर देखिए, इसलिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत हुई, यानी इसलिए ही एक ऐसी भाषा की हमें ज़रूरत पड़ी जिसे हर देश के लोग समझ सके। यानी आप अलग अलग देश में जाओगे अलग अलग भाषा मिलेगी, वहाँ जाओगे अलग भाषा, उस देश में जाओगे अलग भाषा। तो भला हम चले तो जाते, लेकिन हमको समझना बहुत कठिन होता है। उनकी भाषा कैसे समझेंगे? बोलचाल, उनकी भाषाएं हम नहीं समझ पाएंगे कि वह लोग हमसे क्या कह रहे हैं और हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि अपने देश और विदेशों से आदान प्रदान होता है, सभी चीज़ों का आयात निर्यात हो रहा है। तो एक भाषा तो ऐसी होना चाहिए ताकि वह लोग भी समझें और अपने भी समझें। इसलिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, यानी सभी देशों में समझी जा सके। तो वह भाषा है हमारी अंग्रेजी, जो सब देश विदेशों में, सब देशों में चलती है। अंग्रेजी संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है। यानी अंग्रेजी भाषा है जो कई देशों में बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। इसलिए इसे ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए कौन सी भाषा में स्वीकार किया गया है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब है हमारी बोली। बोली भाषा के विपरीत है। जो आपकी भाषा है इसके विपरीत है, क्योंकि भाषा विस्तृत है। क्योंकि भाषा को ये भाषा है जिसके विपरीत है, क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है या बड़ा होता है, जबकि बोली हमारे सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी अपने सीमित क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वह हमारी बोली होती है। अब बोली एक ऐसी है कि अपने सीमित क्षेत्र तक ही बोलते हैं, इसको लिखने करने का काम नहीं आती है। और बोली के कई हिंदी में ग्रंथ भी हैं, चलते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं है जैसे कि हमारी भाषा है। इसलिए बोली का एक सीमित क्षेत्र रह जाता है। बोली जैसे हरियाणा में हरियाणी बोली जाती है, ब्रज, ये राजस्थान में राजस्थानी, ऐसे सीमित क्षेत्रों में ही बोली जाती है। उस भाषा को हम बोली कहते हैं। तो पढ़िए आगे। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए, कहलाती है। जैसे
पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली, हरियाणा में हरियाणवी और राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। अधिकांशतः ये आपसी बातचीत के काम आती है, यानी ये आपसी बातचीत के काम आती है, यानी अपने एक दूसरे के बस सीमित क्षेत्र में बातचीत कर सकते हैं। लिखित भाषा बोली में नहीं लिखी जाती है, यानी बोली ज़्यादा लिखित प्रमाणिक नहीं होती, लेखन नहीं होती। भाषा तो हमारी लेखन और प्रमाणिक भी है। इसे भाषा का मानक रूप नहीं माना जाता है और इसको कोई संविधान में दर्जा भी नहीं है। और भाषा हमारी जैसे हिंदी है, इसको संविधान में दर्जा दिया गया किस नाम से? राजभाषा से। और आपको बताई थी दिनांक 14 सितंबर 1949 को। अब फिर आती है आपकी लिपि। भाषा अपने ने पढ़ चुके हैं, बोली अपने ने थोड़ा सा आया है, उसके बारे में जान लिया है। अब है हमारी लिपि। अब लिपि के बारे में पढ़ते हैं। मौखिक भाषा को बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, यानी मौखिक रूप से अपने जो भाषा बोलते हैं वो जो ध्वनियाँ निकलती है उनको चिन्हित करने के लिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ी। इसलिए हमने किसका सहारा लिया है उनको चिन्हित करने के लिए, सुरक्षित लिखकर रखने के लिए? लिपि का। किसका सहारा लेना पड़ा? लिपि का। इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि तथा इन चिन्हों को लिपि चिन्ह कहा जाता है। समझ गए? यानी जो व्यवस्था से चिन्हित किए गए शब्दों को, जो भाषा है हम बोलते, जो लिखित रूप से हमने लिख के सुरक्षित किए, किस में किए? एक लिपि में किए। तो हमने किसका सहारा लिया है भाषा को लिखने के लिए? एक लिपि का सहारा लिया है। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। आगे देखिए, आइए विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम को जानें। यानी जो हमारी प्रसिद्ध भाषा है उनकी अलग अलग लिपियाँ हैं, तो वो जानते हैं कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। और ये लिपियाँ जो दे रखी है ये आपको याद भी करनी है। जैसे हिंदी की देवनागरी, हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। फिर है संस्कृत की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, फिर इधर अंग्रेजी की रोमान, उर्दू की फारसी, बांग्ला की बांग्ला, फ्रेंच की रोमान, जर्मन की रोमन। ठीक है, तो इन भाषाओं की लिपियों का नाम ये है। तो ये भाषा है और लिपि आपको याद करनी है। अब आगे देखिए, विशेष उर्दू को छोड़कर, यानी एक उर्दू भाषा को छोड़कर बाकी जितनी भी संसार में लिपि लिखी जाती है वह हमारी बाएं से और दाएं लिखी जाती है। किधर से लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। एक उर्दू में दाएं से बाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि हमारी बाकी भाषाएं बाएं से दाएं लिखते हैं। अब हमने भाषा लिपि पढ़ ली है, इसमें बोली भी आई है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। अब व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाते हैं। हम किससे सीखते हैं? व्याकरण से ही सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं? शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। ये चीज़ें हम किससे सीखते हैं? व्याकरण से। हमारी भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। ठीक है, ये 4 कौशलों में 3 कौशल हमारी व्याकरण सिखाती है। व्याकरण में हमको शब्दानुसार लिखना होता है, शब्दानुसार इनका चयन करना होता है। ऐसे नहीं कि उसको यहाँ लिख दे उसको वहाँ लिख दे। व्याकरण में शब्दानुसार नियम चलते हैं। तो व्याकरण से हम शुद्ध बोलना, पढ़ना हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाती है। व्याकरण बुक में देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें
उन नियमों का संग्रह होता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमारा वह शास्त्र है जिनमें क्या होता है? नियमों का संग्रह होता है, यानी नियमों का इकट्ठा एकत्रित रहते हैं, जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने एवं समझाने में सहायता प्रदान करता है। व्याकरण हमें क्या क्या सहायता प्रदान करता है? क्योंकि हमें शुद्ध बोलना, लिखना और समझाने में ये सहायता करते हैं। कौन? व्याकरण। फिर है इसकी परिभाषा, ये है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक। जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? ये आपका प्रश्न बन रहा है यहाँ पे। या व्याकरण की परिभाषा लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? क्या देंगे परिभाषा? कि जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यदि हम कहें कि आस्था गीत गा रहा है, ये उदाहरण दिया है आपको कि आस्था गीत गा रहा है, तो व्याकरण की दृष्टि से ये एक अशुद्ध वाक्य है। आस्था गीत गा रहा, आस्था स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग, तो इसमें पुल्लिंग का वाक्य बना रखा, नाम स्त्रीलिंग का है, तो ये वाक्य अशुद्ध है। तो हम इसको शुद्ध करने के लिए क्या बोलेंगे कि इसका शुद्ध रूप होगा आस्था गीत गा रही है। क्या होगा इसका? आस्था गीत गा रही है, तो स्त्रीलिंग हो गया, गा रही है। अगर गा रहा है तो पुल्लिंग हो गया था, तो वह हमारी व्याकरण की दृष्टि से गलत था। और गा रही है तो शुद्ध है, यानी आस्था गीत गा रहा है, तो ये हमारा वाक्य अशुद्ध है। ये हमारा वाक्य अशुद्ध है, यानी गलत तो नहीं है, बाकी सब कुछ सही है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। तो इसका शुद्ध क्या होगा? आस्था गीत गा रही है। ठीक है, रही इसलिए आया क्योंकि आस्था स्त्रीलिंग है, इसलिए रही आया। इसमें आस्था इसको पुल्लिंग कर रखा है, इसलिए यहाँ, अगर यहाँ पुल्लिंग होता तब तो सही होता, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग नाम है और यहाँ पे पुल्लिंग का संबोधित हो रहा है, इसलिए ये गलत हो और सही हमारा ये है। समझे? अब आगे देखिए, विश्व की प्रत्येक भाषा का अपना एक अलग व्याकरण होता है, यानी विश्व की प्रत्येक भाषाएं और सबकी अलग व्याकरण होती है। इसके नियमों की अच्छी जानकारी होने पर ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और समझा जा सकता है। शुद्ध भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। यानी शुद्ध भाषा ही एक हमारा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अब है हमारा व्याकरण के अंग। क्या है? व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग 3 होते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहला है हमारा वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। दूसरा है हमारा शब्द विचार। दूसरा क्या है हमारा? शब्द विचार। तीसरा है हमारा वाक्य विचार। क्या है?
वाक्य विचार। वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों से मिलकर क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है। शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम व्याकरण के अंग। आप अपने डायरी निकाल लीजिए सभी बच्चे और डायरी नोट कीजिए। डायरी लिखिए। आपको क्या करना है? आपका डायरी नोट हिंदी व्याकरण जो पाठ 1 है, इसमें आपको भाषा लिपि जो आई है, इनकी भाषाएं परिभाषाएं ये भी याद करनी है और पढ़िए। ठीक है, ये भाषा और लिपि जितना पढ़ा है उतना आपको याद भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी वक्त। धन्यवाद।